तो अब हम लोग प्रदूषण और उसके प्रकार को डिस्कस करेंगे। यहीं से हम लोगों ने पिछला वीडियो छोड़ा था। तो प्रदूषण भूमि, वायु एवं जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों में अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। यह प्रदूषकों के अधिक जमाव के कारण होता है। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषक कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक के प्रकार तो एंथ्रोपोजेनिक हो सकते हैं, यानी मानव गतिविधियों द्वारा निर्मित प्रदूषक हो सकते हैं, और दूसरा है जैव विघटित प्रदूषक भी हो सकते हैं, जैसे कि मल मूत्र, वाहित मल और कचरा। एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण, सामान्य तौर पर प्रकृति पर नकारात्मक मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि मानव द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की श्रेणी में रखा जा सकता है। मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक और जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषक मुख्यतः मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। इन प्रदूषकों को या तो अपघटन नहीं होता है, इन प्रदूषकों का या तो अपघटन नहीं होता है, या प्रकृति के अपघटकों के द्वारा अपघटन बहुत ही धीरे धीरे होता है। इसलिए मानव जनित जैव अनिम्नीकरण प्रदूषकों को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन होता है। जैव विघटित प्रदूषक तो ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि कीटाणु, जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे घरेलू अपशिष्ट हो गया, जिसमें कचरा आता है, मल मूत्र, वाहित मल इत्यादि। जैव विघटित प्रदूषक निम्नीकरण, जैसे कि घर का कूड़ा, पशुओं के मल मूत्र, सीवेज इत्यादि का अपघटकों द्वारा पूरी तरह अपघटन कर दिया जाता है। इसलिए जैव निम्नीकरण प्रदूषकों को आसानी से प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। अतः वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। उदाहरणतः रबर जैव निम्नीकरण है। तो रबर ये जैव निम्नीकरण के प्रदूषक का उदाहरण है। पर्यावरण के आधार पर प्रदूषक को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रदूषक के प्रकार तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। हम लोग वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण स्रोत क्या है वायु प्रदूषण के? तो प्राकृतिक स्रोत है, इसमें वनाग्नि है, ज्वालामुखी उद्गार है, जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलने वाली गैसें। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये गैसें निकलती हैं। मानव जनित स्रोत तो लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि को जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसों एवं धुआं की उत्पत्ति होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx। वायुमंडल में वर्षा तथा ठोस द्वारा धुआं, धूल व गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है, परंतु ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है, ये वर्षा द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा स्मॉग, जो स्मॉग शब्द है ये स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बना। तो स्मॉग शब्द है ये स्मोक प्लस फॉग के मिलने से बना है। स्मोक शब्द स्मोक प्लस फॉग से मिलने से बना है, और इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड O3 और पैन जैसे जो प्रदूषक हैं वो शामिल होते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा वायु प्रदूषक की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देती हैं, जैसे कि ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, पैन जिसे हम पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट कहते हैं। इन्हीं द्वितीयक प्रदूषकों से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा उत्पन्न होता है। पैन इसका पूरा नाम क्या है? पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो ये क्लोरोप्लास्ट को क्षति पहुंचाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधों के विकास में कमी करता है। कोशिका में मिटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली का अवरोधक है। ये एंजाइम प्रणाली पर दुष्प्रभाव करता है, और मानव नेत्र में जलन व उत्तेजना का ये कारक हो सकता है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा खासतौर से नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, ओजोन यानी O3 और पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट से बनता है। मुख्यतः ऑटोमोबाइल्स निर्वातक में हाइड्रोकार्बन और गैनो रहता है, तथा ये शहरी क्षेत्रों में O3 और पैन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेट्रोपॉलिटन शहरों में गाड़ियों एवं औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा, ओजोन आदि
आदि उपस्थित होते हैं। मनुष्यों में इससे आंख, नाक, गले में जलन तथा श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती है, जैसे ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड और परऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट इत्यादि। इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं, क्योंकि इनमें सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक दोनों शामिल होते हैं। इससे बनने वाले वायु प्रदूषक के पर्दे भूरे नारंगी जैसे को प्रकाश रासायनिक धूम्र कहते हैं। ज्ञातव्य हो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनती है। यह गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO3 का निर्माण करती है और NO2 भूरे रंग की तीखी गैस होती है। यह प्रकाश के अवशोषण के फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा नवजात ऑक्सीजन O का एक एक कण, एक एक परमाणु बना लेती है। उल्लेखनीय है कि नवजात ऑक्सीजन O2 बहुत अधिक क्रियाशील होती है। नवजात ऑक्सीजन, जिसे हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके O3 यानी ओजोन बना लेती है। तत्पश्चात O3 पत्तियों के सूखे रंध्रों ओपन स्टोमेटा द्वारा पर्ण मध्योतक मेसोफिल टिश्यू की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। पराक्सील मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन O3 बना लेते हैं, अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी O2 से मिलकर पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। द्वितीयक वायु प्रदूषक, तो इसमें O3 शामिल है, ओजोन शामिल है, वो फिर है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पैन शामिल है, स्मॉग भी इसमें शामिल है। पैन बेसिकली क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है। ये क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधे का विकास कम हो पाता है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को बाधित करता है। यह एंजाइम जो हमारी प्रणाली होती है को प्रभावित करता है। मनुष्यों की आंखों में पैन बहुत ज्यादा जलन या उत्तेजना पैदा करता है। यह आंखों को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली उत्तेजक है। पैन तथा O3 मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेती हैं। वायु में पैन और O3 धुंध बना लेता है। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं ह्यूमेनिल। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत होता है वायु प्रदूषण का। फिर है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय एक उत्पन्न होता है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये प्रदूषक उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान। सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस का नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से। फिर है अम्ल वृष्टि का कारण है। तो अम्ल वृष्टि का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अम्ल वर्षा होती है तो ये कारखानों से होती है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है तो ये नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, नॉर्वे में। कोल दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। तो कोल दहन से फ्लाई एश निकलता है कोल दहन से। अधिक धूम्र कोहरे स्मॉग के निर्माण से दृश्यता घट जाती है, यानी विजिबिलिटी घट जाती है। इसी कारण से पृथ्वी पर पहुंचने वाली प्राकृतिक सौर विकिरणों की मात्रा घट जाती है। इसके फलस्वरूप जीवों में विटामिन डी के उत्पादन की मात्रा घट जाती है, जो रिकेट जैसे उद्योगों की वृद्धि का कारण बनती है। अधिक धूम्र कोहरे से यातायात के परिचालन में असुविधा होती है, जिससे दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। ये वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे CO, CO2, SO3, SO2 इत्यादि। जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि O3, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट इत्यादि। फिर है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन, जिसे हम कहते हैं। तो ओजोन तथा स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक हैं, जबकि सल्फर के ऑक्साइड, मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्राथमिक प्रदूषक। O3 क्या है? O3 और स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड यानी सीसा धातु उत्सर्जित होती है, जो वायु को प्रदूषित करती है। लेड को इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
अब परिशोधनशाला रिफाइनरी तकनीक में उन्नयन के कारण पेट्रोल में लेड डालने की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। लेड एक वायु प्रदूषक है जिससे कई गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। लेड बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनके बुद्धि लब्धि लेवल यानी आईक्यू को घटाता है और वयस्कों में हृदय और श्वास संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है। मोटर, कार और सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO कहते हैं, एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक एयर पोल्यूटेंट है जो कि रंगहीन, कलरलेस और विषैली हाई पॉइजनस होती है। इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों तथा शेष 10% ईंधन पदार्थों से, मुख्यतः कोयले के जलने, स्वचालित वाहनों इत्यादि से वातावरण में मिलती रहती है। इसमें से CO उत्सर्जन का 50% ऑटोमोबाइल से निकलता है। अब हम लोग प्राथमिक वायु प्रदूषकों के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये रंगहीन एवं अति विषैली गैस है। ये मुख्य वायु प्रदूषक होती है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 के नाम जानते हैं। ये भी रंगहीन और गंधहीन गैस है। ग्रीन हाउस गैस की मुख्य गैस है ये। कार्बन के रासायनिक उद्योगों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। फिर है सल्फर डाइऑक्साइड या SO2, तीव्र गंधयुक्त तीक्ष्ण विषैली गैस है। कारखाना आदि में कोयला या तेल जैसी चीजों को जलाने से इसका निर्माण होता है। इसका उपयोग पेपर उद्योग, ऊन व रेशम की वस्तुओं में विरंजक के रूप में किया जाता है। यह सिगरेट में धुएं में भी उपस्थित रहती है। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये सिगरेट के धुएं में उपस्थित रहती है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण CO2 में हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ही रंगहीन और अति विषैली गैस है ये और प्राथमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण है। फिर है वायुमंडल में अल्पकाल के लिए विद्यमान CO2 में ऑक्सीकरण इसका हो जाता है। वायुमंडल में बहुत कम समय की रहती है और CO2 में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। प्राथमिक स्रोत क्या है? ज्वालामुखी और दावानगली। बेसिकली ज्वालामुखी ये प्राथमिक स्रोत है और दावाग्नि ये भी इसका प्राथमिक स्रोत है। फिर है मानव जनित स्रोत, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, बायोमास दहन इत्यादि इसके उदाहरण हैं जहाँ से ये निकलती है। जब लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैस है। यह हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। परीक्षा दृष्टि तो नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है, नमक नहीं है, नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत। वह प्रदूषक जो श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है, तो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है। वह प्रदूषक जो मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, सल्फर डाइऑक्साइड है। वह प्रदूषित करने वाली वस्तु जो परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जित नहीं की जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मृदा प्रदूषण का स्रोत नहीं है, तो हाइड्रो पावर प्लांट से मृदा प्रदूषण का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है, यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और घुटन महसूस होने लगती है। अतः यह बहुत ही हानिकारक वायु प्रदूषक है। इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन परिवहन तंत्र में होता है। दबाव युक्त CNG और द्रवित LPG गैसों के प्रयोग एवं ऑटोमोबाइल व उद्योग संयंत्रों में फिल्टर लगाकर इस समस्या को काफी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोनीन और बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं। निकोटीन भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। यह अत्यंत हानिकारक व कैंसर कारक होता है। इससे आँख, नाक, गले में जलन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एवं कैंसर जैसे खतरनाक रोगों का जन्म होता है। ज्ञातव्य हो कि भारत में अब सर्वाधिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषिद्ध कर दिया गया है। दिल्ली में जाड़े के ऋतु में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडी वायु भरी होती है, इसलिए बहुत ऊंचाई तक नहीं उठती है। दिल्ली में जाड़े की ऋतु होती है में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडी हवा भरी रहती है जो बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं उठती। धरातल में
कुछ ऊंचाई पर धूल, गैस आदि की एक परत बन जाती है इसके कारण, तो ये भी याद रखिएगा। फिर है जाड़े की ऋतु में गाड़ियों की दहन प्रक्रिया घट जाती है। ज्ञातव्य हो कि वाहनों के नए उत्सर्जक प्रतिमान लागू करने के लिए गठित भूरे लाल कमेटी की कई अनुशंसाएं हमारे सामने आई हैं, जिसमें केंद्र व राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि वे पाक्षिक तौर पर नियमित प्रदूषण नियंत्रण अभियान चलाएं और अधिक धुआं उगलने वाले वाहनों की पहचान करें। इसके साथ ही केंद्रीय परिवहन मंत्रालय देश भर के लिए एक केंद्रीय सॉफ्टवेयर विकसित करे ताकि पूरे देश में प्रदूषण का स्तर समान हो सके। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि अधिक धुआं उगलने वाले व्यावसायिक वाहनों के लाइसेंस रद्द करते समय प्राइवेट वाहनों का भी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप जो बाई प्रोडक्ट होता है के द्वारा फ्लाई ऐश प्राप्त होती है। फ्लाई ऐश में पाए जाने वाले प्रमुख जो खनिज यौगिक हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है। इसमें कुछ मात्रा में विषाक्त तत्व भी पाए जाते हैं। फ्लाई ऐश का प्रयोग ईंटों के उत्पादन में, कंक्रीट उत्पादन में, पोर्टलैंड सीमेंट के स्थानांतरण में, स्थानापन्न में के रूप में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है। यह वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसे जहरीली भारी वस्तुओं भारी धातुओं के कण भी होते हैं। फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। अब हम लाभ देखेंगे फ्लाई ऐश के, तो ये भूमि भराव एवं खानों के भराव में इसका प्रयोग होता है। भूमि भराव, खानों के भराव में इसका प्रयोग होता है। फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटें वजन में हल्की एवं सीमेंट की अपेक्षा अधिक मजबूत होती हैं। खेतों में छिड़काव से मृदा की जल ग्रहण क्षमता में बढ़ोतरी, फसलों की पैदावार अधिक हो सकती है। हानियां वायु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, तंत्र के रोग हो सकते हैं और पौधों की पत्तियों पर जमा होकर ये प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करती है। यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। इसको वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अपक्षेपक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर या अन्य कण निस्संदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञातव्य हो कि गैसीय एवं कणकीय पदार्थों द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कारखानों के चिमनियों से निश्चित धुएं जो निकलता है धुआं और कालिक के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को बैग फिल्टर कहा जाता है। बैग फिल्टर कहा जाता है। 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कणकीय पदार्थों को फिल्टर करने हेतु साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर तथा बिट स्क्रबर का प्रयोग होता है। नमक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जबकि साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है। साइक्लोन सेपरेटर में धुएं का साइक्लोन या चक्रवात की तरह मंथन किया जाता है। इसके फलस्वरूप ठोस कणकीय पदार्थ भारी होने के कारण नीचे आ जाते हैं। कणकीय पदार्थों में मुक्त गैस सिलेंडर के ऊपरी भाग में लगे हुए निकास से वायुमंडल में विसर्जित हो जाती है। इस प्रकार वायु प्रदूषण की रोकथाम में साइक्लोन सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु भूमि के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसे पौधे जड़ों द्वारा खाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बदले पौधे इन जीवाणुओं को भोजन व रहने के लिए स्थान देते हैं। इस प्रकार इस सहजीविता का प्रभाव पौधे एवं वातावरण पर पड़ता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं जो कि प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे पाए जाते हैं। ये वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होते हैं, इसलिए नगर के समीप नहीं पाए जाते। शहरों के बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अब पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI जारी किया गया है। यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर बताने के लिए एक संख्या, एक रंग, एक विवरण, वन नंबर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस पहल को आरंभ किया गया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वायु जिसे हम VIYU
वायु प्रणाली का शुभारंभ दिल्ली में किया गया है। गौरतलब है दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण PM10 और PM2.5 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रदूषक है रेडॉन गैस है। रेडॉन एक रंगहीन, गंधहीन और रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस होती है। रेडॉन गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है। इससे फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर तथा रक्त कैंसर की संभावना होती है। ज्ञातव्य है कि रेडॉन गैस 10 से प्राकृतिक रूप से निकलती है। शहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में इकट्ठा होकर यह गैस फेफड़ों के कैंसर को जन्म देती है। अब नेक्स्ट है परीक्षाधिष्ठित सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है लाइकेन। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों, जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिकारक तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। सिगरेट में धुएं में पाए जाने वाले जो प्रदूषक हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और बेंजीन है। अब हम जल प्रदूषक के बारे में देखेंगे। यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित है। जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ना ही यूट्रोफिकेशन कहलाता है। इससे जल की गुणवत्ता में कमी आने के कारण ही ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD जल प्रदूषण मापने की ये मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उनकी मांग बढ़ जाती है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है और O3 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप घुली जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, DO की मात्रा घट जाती है। अतः O2 की मात्रा बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध रखती है। तो O2 की मात्रा बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध रखती है। इसी माप को जैव रासायनिक ऑक्सीजन माप कहते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, BOD कहते हैं। BOD ऑक्सीजन का मापक है। अतः जहाँ उच्च BOD हो गया वहाँ निम्न DO होगा, यानी जहाँ पर उच्च BOD होगा, जहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। मात्रा कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव जैसे एनेलिड और कुछ कीटों के डिम्ब ही बहुत अधिक प्रदूषित एवं कम DO वाले जल में जीवित रह सकते हैं। इनको प्रदूषित जल की सूचक प्रजातियों के रूप में पहचाना जाता है। उल्लेखनीय है कि जिस जलाशय में DO का मान 8.0 mgl के नीचे होता है उसे संक्रमित कंटेमिनेटेड जल की श्रेणी में रखा जाता है। यह मात्रा 4.0 mgl से कम हो जाती है तो इसे अधिक प्रदूषित जल कह सकते हैं। तो हम BOD के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हिंदी नाम क्या है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन माप। मुख्य इकाई तो जल प्रदूषण मापन की इकाई है। अधिक मात्रा जल के संक्रमण का सूचक है। अवधारणा तो कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि, इससे अपघटन की दर में वृद्धि हो जाती है। कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा में जब वृद्धि होगी तो अपघटन की दर में वृद्धि हो जाएगी, जिसके साथ ऑक्सीजन के प्रयोग में वृद्धि हो जाएगी और घुली जो ऑक्सीजन उसकी मात्रा कम हो जाएगी। और जैसे घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा? जो जीव है जल में वो मरने लगेंगे। गंगा नदी में BOD की सर्वाधिक मात्रा कानपुर और प्रयागराज की मात्रा पाई जाती है। वस्तुतः कानपुर से गंगा नदी में भारी मात्रा में प्रदूषित पदार्थ डाले जाने के कारण यह यहाँ जो BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक होता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर अनेक स्थानों में पाया जाता है। यह ज्वालामुखी के बाष्पों में, समुद्र के जल और अनेक खनिज जलों में मिश्रित रहता है। भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले बेड रॉक से उत्पन्न आर्सेनिक से होता है। भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से भूमि तथा चट्टानों के स्रोतों से आर्सेनिक का निस्चालन शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्ञातव्य हो कि आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैकफुट नामक बीमारी हो जाती है। ज्ञातव्य हो कि गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में भूमिगत जल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि आर्सेनिक
रासायनिक कीटनाशकों व खरपतवार नाशियों के छिड़काव के द्वारा भी पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है। फिर उल्लेखनीय है कि धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। आर्सेनिक भूजल के जरिए यह अनाज में पहुंच रहा है, जिससे समूची खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों और बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अधिक ग्रस्त है। भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक जल द्वारा प्रदूषण का मामला सामने आया था। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अधिक प्रभावित है। अब परीक्षा दृष्टि तो ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं। तो ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं लकड़ी का चूल्हा, केरोसिन तेल वाले हीटर इत्यादि। वह हवा प्रदूषण जो मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, धुआं, जिसे हम सूत या कालिक कहते हैं। बांग्लादेश और भारत के कुछ भागों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का कारण है प्राकृतिक स्रोत। भारत की नदियों में लगातार बढ़ता प्रदूषण का मुख्य जो स्रोत है यह है अवशोधित वाहित मल, जो अनट्रीटेड फीकल मेटल होते हैं या फीकल मैटर होता है, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह यही सब होते हैं। इसका प्रमुख कारण शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है सड़क परिवहन। परिवहन के लिए सबसे अनुकूल है बायोगैस। मानव को कैंसर हो सकता है सीसा प्रदूषण के कारण। एक प्राकृतिक खतरा नहीं है तो रासायनिक संदूषण ही प्राकृतिक खतरा नहीं। अब है दामोदर नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रभावित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल डेजर्ट होकर रह गई। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग उत्तरदायी होता है। देश में मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता का स्तर अधिक चिंताजनक है। भारत की 80% जो ग्रामीण जनसंख्या है भूजल पर निर्भर है। शेष 15% जनसंख्या खुले कुओं या जल के खुले स्रोतों में से पेयजल प्राप्त करती है। भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम जैसे जानलेवा रसायन मिले होते हैं। नौकनी संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है। यदि फ्लोराइड तत्व पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है तो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण यानी एक्सेस कंसंट्रेशन फ्लोराइड फ्लोरोसिस नामक रोग का निर्माण करता है। अधिक फ्लोराइड के ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप कुबड़ पीठ हम्ड बैग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लगातार उपभोग से हड्डियों के जोड़ विशेषकर मेरुरज्जु में कमजोरी आती है। उच्च फ्लोराइड संग्रहण ही पैरों के मुड़ने बेंडिंग का कारण होता है, जिसे नौकनी संलक्षण कहते हैं। उल्लेखनीय है कि जैव शौचालय प्रणाली में अवायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी व गैस यानी मीथेन में परिवर्तित कर देते हैं। पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है, जबकि गैस वाष्पीकृत हो जाती है। वर्तमान में समुद्र में बढ़ रहा प्रदूषण चिंता का विषय है। ज्ञातव्य हो कि CO2 के लिए समुद्र एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है। मानव जनित क्रियाकलापों से उत्पादित 1/3 CO2 को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन हेतु यह बफर जोन की तरह कार्य करता है। समुद्री अम्लता में यह बढ़ोतरी प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग की घटना के लिए उत्तरदायी है। महासागरों में बढ़ते अम्लीकरण के कारण कैल्शियमयी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार का प्रभाव प्रवाल भित्ति एवं डिंभक पादप प्रवकी वाले प्रणालियों पर भी पड़ेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य एवं अधिकार तो राज्य स्तर पर सरकार को जल प्रदूषण को रोकने के कार्यक्रम का संचालन, फिर है जल प्रदूषण को रोकने के लिए अनुसंधान या शोध करना, सीवेज तथा उत्सर्ग के प्रयोग ज्ञात करना, सीवेज और उत्सर्ग हटाने के लिए उचित तरीके निकालना, जल उपयोग के कारगर व सरल तरीके निकालना, किसी व्यक्ति को जानबूझकर कोई नशीला विषाक्त पदार्थ जैसे किसी जलधारा में निर्गत करने का अधिकार नहीं है। जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करने पर 3 माह की कैद या जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान है।
सरकारी संस्थानों और सरकारों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान दिया गया है। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल स्फुटन में वृद्धि के प्रमुख कारकों में ज्वारनाद मुख में पोषकों का जो एक कर से पोषकों को बहा दिया जाता है। मानसून में भूमि से जल प्रवाह तथा समुद्रों में उत्प्रवाह अपवेलिंग शामिल है। नदियों और वर्षा द्वारा लाया गया सीवेज, कृषि अपशिष्ट, कीटनाशक व उर्वरक, भारी धातुएं, प्लास्टिक आदि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। इससे नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा शैवालों की तीव्र वृद्धि को प्रेरित करता है। दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान देती है तो कृषि क्षेत्र की गतिविधियां दुनिया भर में प्रदूषण के लिए या जल प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा योगदान देती है। मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है वाटरशेड विकास उपागम। जापान में मिनीमाता आपदा हुई थी तो ये पारक कारण हुई थी। ताजा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है मल जल का बहिस्राव। समुद्री प्रदूषण के प्रभाव देख लेते हैं। तो तेल रिसाव समुद्री जीवों के गिल्स एवं पंखों पर आवरण बनाकर उनके श्वसन एवं गति में बाधा उत्पन्न करते हैं। तेल रिसाव के कारण समुद्री जीव प्रवाल या कोरल के छिद्र बंद हो जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रवाल भित्ति जैव विविधता से परिपूर्ण होती हैं, इसलिए प्रवाल की मृत्यु से वहां की जैव विविधता नष्ट होने लगती है। समुद्री प्रदूषकों के अपघटन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रदूषकों के कारण सागरी जल में ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है। प्रदूषित जल अपशिष्ट विषैली धातु उर्वरकों का अप्रवाह नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा देता है। वर्ष 1948 में जिनेवा के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया, जिसका उस समय वास्तविक नाम था अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन IMCO। 1982 में संगठन का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के सुरक्षा सुधार संबंधी उपाय करने और पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है संस्था उत्तरदायित्व और मुआवजा संबंधित वैधानिक मामलों को देखने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने का कार्य करती है। अब महत्वपूर्ण दिवस उनकी तिथियां देख लेते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावास दिवस ये अक्टूबर के प्रथम सोमवार में मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निरोध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और विश्व वन जीव दिवस ये 3 मार्च को मनाया जाता है। जल संसाधन तो जैविक संसाधन जीव मंडल यानी किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वन तथा पशु व उससे प्राप्त हो सकने वाले पदार्थ। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम आदि इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये विघटित जैविक पदार्थों से बनते हैं। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं, यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाया जाता है, क्योंकि पीने योग्य जल पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसे संरक्षित करने हेतु कई उपाय किए जाते हैं। विश्व जल दिवस मनाना इन उपायों में से एक है। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ज्ञातव्य हो कि वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन UNCED की बैठक में स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस तत्वाधान में 22 मार्च 1993 को पहला विश्व जल दिवस मनाया गया था। वर्ष 2003 को यूएन वाटर नामक एक कार्यक्रम चलाया गया। यूएन वाटर नामक एक कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छ जल संसाधनों, सफाई एवं जल से संबंधित आपदाओं के मुद्दों पर कार्य किया जाता है। वर्ष 2024 में विश्व जल दिवस का जो मुख्य विषय था या मुख्य थीम थी शांति के लिए वाटर फॉर पीस। राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष के रूप में जल पुरुष के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं। वर्ष 2001 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार तथा वर्ष 2015 में इन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्रदान किया गया। जल प्रदूषण एवं रोकथाम तो जल को कई विधियों से जीवाणु रहित किया जा सकता है, जैसे कि ताप तथा अन्य भौतिक कारक द्वारा, परावैंगनिक किरणों तथा रेडियोधर्मी आयन के द्वारा, रसायनों द्वारा ऑक्सीकरण करके, जैसे ओजोन, आयोडीन तथा क्लोरीन के यौगिक द्वारा। फिर है क्लोरेमीन तथा क्लोरीन ऑक्साइड भी जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।
पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस तथा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस जल शोधन के प्राथमिक चरण में जीवाणुओं को निष्क्रिय करने का कार्य करती है। पराबैंगनी विकिरण के द्वारा भी जल का शोधन किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। पराबैंगनी विकिरण युक्त जल शोधन प्रणालियों में बिना किसी खतरनाक रसायन जैसे कि क्लोरीन के प्रयोग से जल को कीटाणु मुक्त किया जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रयोग से जल के स्वाद, महक एवं रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परीक्षा दृष्टि तो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। पॉलीथीन की थैलियां बनी होती हैं पॉलीमर से, जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है तो प्लास्टिक। 1922 में गैलीलियो नत्ता और कार्ल जिगलर ने खोज की थी पॉलीथीन मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के अणुओं से बनता है। एथिलीन का बहुलक होता है पॉलीथीन। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत दे रही है सीवेज से प्रदूषण जो हो रहा है उसका। नदी जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक पाया जाता है कानपुर और प्रयागराज के मध्य। वह प्रदूषण कारक जो जैवीय रूप से अपघटित होता है क्या है? मल। फिर है स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अभिसालु धातु है लेड। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया तो ये लखनऊ में। छड़कानिका राष्ट्रीय पार्क स्थित है तो ये उड़ीसा में। कोलकाता में पेयजल में आर्सेनिक प्रदूषण सर्वाधिक है कोलकाता में। शहरी क्षेत्रों की जल संबंधी जरूरतें अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से पूरी की जा सकती हैं। इससे जल का संरक्षण तो संभव होगा ही, साथ में अपशिष्ट जल को प्रयोग में भी लाया जा सकेगा। अपशिष्ट जल के प्रबंधन में राष्ट्रीय जल मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। साथ ही राष्ट्रीय जल मिशन के तहत ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं उनकी जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी को व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्र जल को उपयोग में लायक बना सके। फिर है 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन इसी कार्य योजना का भाग है। यह मिशन एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। इससे जल संरक्षण, जल के न्याय संगत वितरण तथा जल के अपव्यय को कम से कम करने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय जल मिशन 5 प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु रणनीति बनाने पर बल देता है। परीक्षा दृष्टि तो क्लोरेमीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं जल को जीवाणु मुक्त करने में। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर का। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया, तो ये 1977 में लागू किया गया। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में अधिनियमित किया गया, जिसे वर्ष 1998 में संशोधित किया गया। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 में लागू किया गया। आरंभ में यह अधिनियम तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं था, परंतु वर्तमान में यह अधिनियम पूरे देश में लागू है। बालू खनन से नदियों का तंत्र प्रभावित होता है और इससे नदियों की खाद्य श्रृंखला नष्ट होती है। सैंड पंपों के कारण नदी की जैव विविधता पर भी असर पड़ता है। बालू खनन से नदियों का पथ प्रभावित होता है। इससे भू कटाव बढ़ने से भूस्खलन जैसी आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि हो सकती है। नदियों में रेत खनन से निकटवर्ती क्षेत्रों का भूजल स्तर बुरी तरह प्रभावित होता है। साथ ही भूजल दूषित होता है। प्राकृतिक रूप से पानी को शुद्ध करने में बालू की बड़ी भूमिका होती है। बालू खनन के कारण नदियों की स्वतः जल को साफ कर सकने की क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ता है।